डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रामर में नया पार्ट्स लेके आए हैं प्रीपोजिशन। वैसे मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बता चुका हूं। हमने कुछ सेंटेंस भी देखे थे जिसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग भली भांति से सीख गए थे। आज मैं आगे बढ़ूंगा प्रीपोजिशन के अगले टॉपिक में। प्रीपोजिशंस ग्रामर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में आप कक्षा 6 के, 7th के, 8 के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए हुए सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज प्रीपोजिशन में अगला पॉइंट रहेगा हमारा प्रीपोजिशन नंबर 5 विच इज अंडर। क्या है? अंडर। आपने सुना होगा अंडर का अर्थ हम किसी सेंटेंस में संबंध बताने के लिए तब करते हैं जब हम कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे स्थित हो। सबसे पहले वी विल गो थ्रू दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो हम देखेंगे नीचे, अंडर यानी नीचे। कब? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे स्थित हो। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे स्थित हो किंतु स्पर्श ना करे। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु के ठीक नीचे स्थित है, लेकिन वो उस वस्तु को नीचे होते हुए भी उसको टच में नहीं है, यानी कि इसको स्पर्श नहीं कर रही है, तो अंडर का प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात हमें दिमाग में रखनी है कि कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे तो है लेकिन उसके टच में नहीं है, दोनों के बीच में कोई स्पेस है, जगह है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल में हम समझें तो नंबर 1 पर देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है अ काऊ इज अंडर द ट्री। एक गाय एक पेड़ के नीचे है। गाय पेड़ के नीचे है। अब देखो ये जो सेंटेंस बोल रहा है इसका ट्रांसलेशन उस हिसाब से हमारा डेफिनेशन में है या नहीं। तो देखें नीचे के अर्थ में स्थित हो लेकिन स्पर्श ना करे। तो देखें यहाँ पर The cow is under the tree, यानी कि गाय है वो पेड़ के नीचे है। आप देखो पेड़ है, पेड़ के नीचे गाय स्थित है, तो गाय और पेड़ के बीच में, गाय उस पेड़ के नीचे तो स्थित है लेकिन गाय और पेड़ का कोई संपर्क नहीं है। The cow is not in touch of the tree, यानी कि गाय और पेड़ के बीच में सीधा संपर्क, टचेबिलिटी नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि the cow is under the tree। काऊ का जो है वो ट्री के नीचे है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखें। A cat is under the table। जैसे आपके घर में कोई टेबल रखा हुआ है और टेबल इतना बड़ा होता है और टेबल के नीचे कोई बिल्ली बैठ जाए, या तो हम कहेंगे वहां से दूर दूर बैठे, हम कहेंगे A cat is under the table, यानी कि एक बिल्ली है वो उस टेबल के नीचे है। तो यहाँ पर भी देखें आप, वस्तु इसी के नीचे है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही है। वो बिल्ली है उस टेबल के संपर्क में नहीं है, सीधा टच नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे? अंडर का। तो हमने देखा कि अंडर का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे स्थित हो। तो हम इस प्रकार आई हुई खाली जगह में किसका प्रयोग कर सकते हैं? अंडर का प्रयोग। डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया। अब हम इसके आगे प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन नंबर 6 पढ़ते हैं, एट। इस प्रकार के शब्द भी आपने अंग्रेजी पढ़ते समय, ट्रांसलेशन करते समय, लेटर लिखते समय, मेल्स लिखते समय या फिर अपनी टीचिंग की अध्ययन की जो बुकें हैं उसमें भी आपने इस प्रकार के कई सेंटेंस में एट के प्रयोग देखे होंगे। पहले मैं प्रीपोजिशन की परिभाषा बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अन्य वाक्य किस्से में संबंध बताते हैं, यानी संबंध सूचक शब्द हैं। तो एट का प्रयोग क्या करते हैं? देखें एट के अनेक अर्थ हैं। एट अन्य रूपों में भी प्रयोग हो सकता है। कैसे? एट का अर्थ है निकट। एट का अर्थ क्या है? निकट। निकट बोले तो पास में स्थित होना। तब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास में स्थित हो तब हम एट का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, सीता इज एट द डोर।
सीता नाम की लड़की दरवाजे के पास में खड़ी है, उसके निकट खड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? सीता इज एट द डोर। सीता दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़ी ना, सीता दरवाजे के समीप खड़ी है, यानी कि निरता की स्थिति बता रहा है, यानी कि हमें पास होने की स्थिति बता रहा है। तो सीता इज एट द डोर, सीता दरवाजे के ऊपर है। तो इस प्रकार की खाली जगह अगर आपको मिल जाए तो वहां पर हम नजदीक और पास में स्थित वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। इसी प्रकार एट के यूज में हम अगला एग्जांपल देखें तो हमें और क्लियर होगा। देखें क्या है? आई एम एट द बस स्टैंड। कोई बच्चा है, कोई लड़का है, बस स्टैंड पर खड़ा है या उसके आसपास खड़ा है, तो वो क्या बोलेगा? आई एम एट द बस स्टैंड। मैं बस स्टैंड पर हूँ, यानी कि मैं बस स्टैंड के ऊपर ना होकर बस स्टैंड के आसपास में स्थित हूँ। तो वहां पर भी हम किसका यूज कर देंगे? एट का प्रयोग करेंगे। यानी कि अब एट का प्रयोग करने का प्रथम रूल है कि एट का अर्थ हम निकट या पास के स्थित होने की स्थिति में करते हैं। नाउ द सेकेंड हमारा रूल क्या कहता है? घड़ी का समय बताने के लिए हम एट का प्रयोग घड़ी के समय को इंगित करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ समय देख रहे हैं, घड़ी में देख रहे हैं और घड़ी का समय बताना है, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एट का। जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में क्या हुआ है? He came at 5 o'clock. He came at 5 o'clock. वह 5 बजे आया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई निकटता की स्थिति नहीं है, यहाँ पर पास होने की स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया है ठीक एक समय के आगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि घड़ी का समय बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग खाली जगह में कर सकते हैं। तो he came at 5 o'clock, वह 5 बजे आया। यानी कि 5 बजे जो समय दिया हुआ है, घड़ी का समय है वो क्लॉक, तो इसके आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, अन्य एग्जांपल में समझे इसका। आई वेंट देयर एट 9 o'clock, मैं वहां 9 बजे गया। यहाँ पर भी आप देखें 9 o'clock, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? 9 o'clock। 9 o'clock क्या है? इट्स अ टाइम, इट्स अ टाइम, यह घड़ी का समय है। ओ क्लॉक देखते हमें पता लगता है कि 5 बजे, यानी कि इट्स द पोस्ट टाइम, ये घड़ी का समय है। तो इसका भी, इसके आगे भी 9 o'clock के आगे भी हम किसका यूज कर सकते हैं? एट का प्रयोग। तो आपने देखा कि हम एट का प्रयोग 2 रूपों में कर सकते हैं। एक तो कब? निकटता की स्थिति में कोई वस्तु कई चीज के आसपास हो, निकट हो, तब। और दूसरा हम कर सकते हैं इसके घड़ी के समय को इंगित करने के लिए। अब प्रीपोजिशन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रीपोजिशन नंबर 7, फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम। वैसे आपको फ्रॉम का अगर हिंदी रूपांतरण पूछ लिया जाए तो आप कहोगे से। सर, फ्रॉम का हिंदी अनुवाद क्या होता है? से। बिल्कुल सही है। तो से के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। फ्रॉम जो हमारी प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग हम से के अर्थ में करते हैं, लेकिन इसकी भी 2 शर्तें हैं। क्या है वो शर्तें? देखें, किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी स्थान से अलग होने का भाव देता है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम कह सकते हैं कि से का प्रयोग पहली शर्त में इस कारण होता है कि एक वस्तु या फिर एक स्थान किसी वस्तु से दूर हो जाए, अलग हो जाए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। जैसे समझे, दूसरे शब्दों में ये जुदाई का भाव देता है, यानी कि अलगाव का भाव, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना, दूर हो जाना। तो एग्जांपल से समझते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम जयपुर। अब देखो, वह नाम का जो सब्जेक्ट है, करता है, वह जयपुर नाम के जो स्थान है उससे क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, अलगाव का स्थिति पैदा कर रहा है, यानी वो वहां से दूर हो रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, एक स्थान से अलग हो रहा है। तो हम यहाँ पर भी खाली जगह में स्थान के दूरस्थ होने पर जुदा हो रहा है, वहां से जयपुर से यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। इसी
इसी प्रकार अन्य एग्जांपल में समझे, वी केम हियर फ्रॉम जोधपुर, हम यहाँ पर जोधपुर से आए हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप देखें जैसे कि यहाँ पर वह जयपुर से अलग होकर यहाँ आ रहा था, इसी प्रकार ये जोधपुर से आए हैं, तो जोधपुर नाम के स्थान से ये सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, अवे हो गए हैं, जुदा हो गए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। तो हम इस यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, खाली जगह में फ्रॉम का। तो हमने ये भली बात याद कर लिया कि फ्रॉम का अर्थ एक स्थान से किसी वस्तु का या व्यक्ति का अलगाव होना, दूर होना, जुदा होने की स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। अन्य एग्जाम्पल में देखें, दूसरे रूप में इसका प्रयोग हम समय के आरंभ होने से पहले भी करते हैं, यानी कि फ्रॉम का प्रयोग हम जुदाई के अर्थ के अलावा समय प्रारंभ होने के अर्थ में भी करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, ही विल टीच यू फ्रॉम मंडे, वह आपको सोमवार से पढ़ाएंगे, या फिर वो आपको ही विल टीच यू, वो आपको सोमवार से पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि फ्रॉम का प्रयोग हमने समय के प्रारंभ में किया है, यानी कि उनके जो पढ़ाने का जो काम है वो कब से शुरू होगा, सोमवार से। तो सोमवार से, सोमवार क्या है, शुरुआत है, तो हम समय के शुरुआत के में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य एग्जांपल देखें, आई शैल स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम 7 जुलाई, हम अपनी कक्षाएं 7 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर भी जो 7 जुलाई दिया हुआ है वो एक समय सूचक शब्द है, क्योंकि हमारी जो क्लासेज हैं वो 7 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो 7 जुलाई क्या है, समय सूचक और प्रारंभ होने की स्थिति है। अतः हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज किस लिए कर सकेंगे, समय के प्रारंभ होने की स्थिति में। यानी कि हमने समझा कि फ्रॉम का अर्थ दो रूपों में, एक तो जुदा होने का, दूर होने की स्थिति में, और दूसरा हम प्रयोग करते हैं समय के प्रारंभ में। डियर स्टूडेंट, हमें प्रीपोजिशन में अगला पढ़ेंगे बिटवीन। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है बिटवीन और अमॉन्ग का प्रयोग। बिटवीन और अमॉन्ग में सबसे पहले हम अमॉन्ग को छोड़ते हैं और बिटवीन को पढ़ते हैं। बिटवीन का प्रयोग बीच में, इसका अर्थ किसमें होता है, बीच में। बिटवीन का अर्थ होगा बीच में, यानी कि दो वस्तु के बीच में या दो स्थानों के बीच में। बिटवीन, बीच में, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में के लिए किया जाता है। यानी कि हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो प्रयोग होगा वो बिटवीन का कब होगा, जब कोई दो वस्तुओं की बात हो या दो व्यक्तियों की बात हो, यानी कि नॉट मोर देन टू, ये दो से अधिक नहीं होंगे। और दो से अधिक होने पर हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो देखिए बिटवीन का प्रयोग में क्या है रूल एंड रेगुलेशन। बिटवीन बीच में के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होने पर होता है। दो एग्जांपल समझे, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम नाम के दो लड़के हैं और उनके बारे में कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूट्स द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में इन मिठाइयों को बांट दो। यानी कि बांटने की बात हो रही है, लेकिन कितने के बीच में, वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 पर्सन। हम दो लड़कों की, दो बच्चों की बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। वो कौन है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो अतः हम कह सकते हैं कि हम दो व्यक्तियों के बीच में के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। अगर दो से अधिक है तो हम बिटवीन का प्रयोग न करके अन्य प्रीपोजिशन का करते हैं, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। इसी प्रकार अन्य सेंटेंस में इसको और क्लियर करें, सीट डियर बिटवीन सीता एंड गीता, जाओ और उस सीता और गीता के बीच में बैठो। यानी कि दो लड़कियां बैठी हुई हैं और एक किसी लड़की को कोई आदेश दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जाकर बैठो। तो देखो शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग डेफिनेशन काम हो रहा है कि बीच में हो, लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो। तो यहाँ पर सीता एंड गीता दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों के बीच में उसको बैठने का कह रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको कि यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
प्रीपोजिशन में आज के टॉपिक में हमने जाना कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं और अंडर, एट, फ्रॉम और बिटवीन का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल द्वारा इसको क्लियर किया। अब हम आगे आपको अन्य प्रीपोजिशन का भी ज्ञान देंगे, वो देंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो में बताई गई सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स और बातों को दिमाग में उतारें और उनका अध्ययन करें और अधिक से अधिक अपनी कॉपी में उन किताबों में से सेंटेंस को लिखकर निकालें जिसके अंदर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।